आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सभी जान रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने वाला है और निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता हमारे प्रदेश में लग चुकी है और बहुत जल्द ही अब चुनाव चिन्ह लोगों को मिलने वाला है, जो भी प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में परशुरामपुर ब्लॉक से परशुरामपुर जिला पंचायत क्षेत्र चतुर्थ से हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में श्रीमान अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आज आपसे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में आए हैं, तो आपका क्या एजेंडा है। बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं, जातिवाद का फैक्टर रहता है, पैसे वाले, बाहुबली, धनबली बहुत सारे लोग होते हैं, उनके सामने आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे जो फैक्टर है उसको आप कैसे तोड़ेंगे और अपने आप को एक अच्छा जनता के सामने साबित करके आप चुनाव जीतेंगे। इन तमाम सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ में श्री अरविंद सिंह जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत। सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज के टाइम में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले बहुत सारे प्रत्याशी क्षेत्र में उतरे हुए हैं, लेकिन सामान्य चर्चाओं के साथ हमने ये देखा है कि जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद में उसकी क्या गरिमा होती है, उसका मतलब क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता होता इसके बारे में कि मैं बन गया हूँ, मेरी क्या अहमियत है। तो आप भी प्रत्याशी के रूप में हैं, चूंकि तो आप जनता के सामने सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या, इसकी गरिमा क्या होती है। देखिए, जब संविधान में पंचायती राज अधिनियम को जोड़ा गया जी, तो उसके पीछे एक सोचा समझा दृष्टिकोण था जी। उस दृष्टिकोण में जो भारत एक संघ के रूप में विकसित हुआ, आज हम 70 साल से अधिक होने को है, हम आज़ादी के इस दौर से गुजरे, उसमें जो उस समय का नेतृत्व था उसको ये महसूस हुआ कि जब तक व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा, हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइज व्यवस्था है, विकेंद्रीकृत शासन जो है वो नीचे की तरफ फैलता है, शक्तियां जो है शासन की उसको कैसे फैलाया जाए जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, क्योंकि ये तो संभव नहीं है दिल्ली में बैठा एक आदमी इतने बड़े राष्ट्र, इतनी बड़ी विविधता वाले देश को और वहीं से संचालित कर सके। तो उसने वो शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया कि वो नीचे तक जाए। इस डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। इस व्यवस्था में तमाम पद निर्धारित किए गए। ग्राम पंचायत में प्रधान का पद है, क्षेत्र पंचायत का पद है, इसी तरीके से जिला पंचायत का पद है। इन सब पदों का जो सृजन किया गया उसके पीछे सोचा समझा एक दृष्टिकोण था कि इस व्यवस्था को इस तरीके से बांटा जाए कि जिले से लेके और गांव की छोटी इकाई तक कोई भी क्षेत्र विकास के एजेंडे से अछूता ना रहे। और विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कितना पैसा आया और खर्च किया, उसके अलावा भी होता है कि आप विकास को लेके आपको अपने क्षेत्र के बारे में क्या भौगोलिक जानकारी है, क्या आप उसकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, क्या उसकी जो ग्रास रूट लेवल की क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसके बारे में आपका कितना अध्ययन है। जब आप ये गहरी समझ लेके किसी भी सदन पे जाते हैं, भाई जिला पंचायत का भी एक पटल जो सदन है वहां पर चर्चाएं होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं, जैसे आपका विधानसभा और लोकसभा के सदन चलते हैं। आप मजबूती से अपने क्षेत्र की बात अपनी जनता के बीच क्या जरूरतें ये तब रख पाओगे जब आपको उसकी एक समझ होगी, एक दृष्टिकोण होगा। लेकिन आज जैसा अभी आपने स्वयं कहा कि इस पद को एक मजाक का पद बना लिया गया। कोई भी जिसको लगता है कि हमको 10 लोग जानने लगे, फेसबुक पे 100 से ज्यादा लाइक आए, जैसे जो भी युवा वर्ग हैं वो फेसबुक चलाने लगे, 10 दिन बाहर वो कहीं समाज में निकलने लगे, बस उनको ऐसा लगता है कि मुझे जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए। उनको छोटा चुनाव या कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि मुझे अभी और कुछ सीखने की और कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव जो है वो एक गंभीर विषय है। आप जनप्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, जैसे आप सुनते हो कि सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, मंत्री जी के प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब होता है कि अगर जो व्यक्ति स्वयं नहीं है, आप उस व्यक्ति की समस्याएं या उस व्यक्ति का जो भी सूचना संदेश है वो सही तरीके से जैसे वो व्यक्ति रखता है क्या उसी तरीके से आप रखने में सक्षम हैं, तो आप जनता के प्रतिनिधि। 47,000 की आबादी जिला पंचायत परशुरामपुर चतुर्थ की है।
तो आप 47,000 की आबादी के प्रतिनिधि के तौर पे आप चुना जाना है, तो क्या आपको वो गहरी समझ है कि आप उनका प्रतिनिधित्व कर सकें, आप उनकी समस्याओं को देख सकें, उनको सही तरीके से जाके जो भी फोरम है उचित, क्या उस पे उन समस्याओं को गंभीर तरीके से, पुख्ता तरीके से रख पाएंगे? मुझे लगता है कि इस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं नौजवान। इसीलिए वो सिर्फ इस आधार पे कि हमारा जातीय गणित ठीक है कि नहीं ठीक है, हमारा आर्थिक गणित ठीक है कि नहीं ठीक है, इन गणित के आधार पे चुनाव हो गया है। उस चुनाव की जो गरिमा है, उसका जो महत्ता है, उस आधार पे मुझे लगता है चुनाव को लोग ले नहीं रहे। लोग मतलब जो प्रत्याशिता कर रहे हैं, जनता तो लेती है, ऐसा नहीं है। मैंने 2010 में चुनाव लड़ा तो मेरा खुद का गांव नहीं था उस चुनाव में, उस क्षेत्र में, उसके बाद भी जनता ने भरपूर प्रेम दिया। ठीक है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन प्रेम जो मिला वो पर्याप्त था मेरी उस समय की समझ के हिसाब से। आज 10 वर्षों में मेरी समझ जो बढ़ी है, मैं उस आधार पे फिर से प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा, जो वो सत्य है कि गणितीय आधार पे चुनाव लड़ा जा रहा है, समझ के आधार पे चुनाव। सर, आप दोबारा जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं सर, इस बार आपका मकसद क्या होगा? मकसद मेरा जो तब था, मकसद मेरा अब भी वही है। मैं एक बदलाव की राजनीति का हमेशा से पक्षधर रहा हूं। अगर आपने मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी कभी देखा होगा या हमारी आपकी कभी बातचीत हुई होगी, समाज में भी मेरे बारे में आप अगर कहीं चर्चा करेंगे तो ये स्पष्ट आपको दृष्टिकोण लोगों का मिलेगा। उनकी सोच और समझ में ये है कि नहीं, मेरी राजनीतिक जो सोच है वो बदलाव की सोच है। ये जातिवाद, ये संप्रदायवाद, इन सब आर्थिक जो कुकर्म है, इन आधार पे चुनाव को ना लड़के एक चरित्र के आधार पे, समझ के आधार पे, गंभीरता के आधार पे चुनाव लड़ा जाए। मैं इसी का पक्षधर रहा हूँ, चाहे मैं 10 साल पहले आया था तब भी। विगत 10 वर्षों में मुझे लोगों ने देखा है, मैं राजनीतिक दल में ठीक ठाक पद तक भी गया, संगठन में अच्छा काम किया, वो दल सत्ता में रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई कह नहीं सकता कि मैंने कहीं भी कोई ऐसी राजनीति की हो जिसमें ओछापन हो। व्यक्ति जाति के आधार पे चुनाव लड़ने चला आता है। आप सोचिए, आप अपने जीवन के जितने महत्वपूर्ण निर्णय हैं उसमें जाति को कभी सामने नहीं लाते। महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? आपका जीवन संकट में हो, आप बीमार हो जाएं, तो क्या कभी आपने बीमार होने के बाद अच्छा डॉक्टर खोजा है या अपनी जाति का डॉक्टर खोजा है? हमेशा आप अच्छा डॉक्टर खोजते हैं। आप ये नहीं कहते मुझे अपनी जाति का ही डॉक्टर चाहे, मैं मर जाऊं लेकिन मैं किसी दूसरी जाति के डॉक्टर को नहीं देखूंगा। तब आप अच्छा डॉक्टर खोजते हैं, वो मुस्लिम हो, वो एससी हो, वो ओबीसी हो, वो फॉरवर्ड क्लास का हो। इससे आपको उस समय कोई मतलब नहीं होता। आप बच्चों की शिक्षा के लिए आप अपने बच्चे को किसी विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं, तो आपका मानसिक आधार क्या होता है कि अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, जाति आधारित स्कूल में एडमिशन नहीं कराना है। आप जाति के आधार पर चिकित्सा नहीं लेते, आप जाति के आधार पर शिक्षा नहीं लेते। आपको कहीं ट्रेवल करना है, यहाँ से मुंबई जाना है, तो क्या आप कभी ये चेक करते हैं कि वो ट्रेन कौन सी जाति का ड्राइवर चला रहा है? लोगों पाएंगे आप नहीं चेक करते। आप अच्छी ट्रेन में, इसकी व्यवस्था अच्छी हो, समय से चलती हो, बहुत लेट ना होती हो, ऐसी ट्रेन का चुनाव करते हैं। आप बस में बैठते हैं तो बस की कंडीशन ठीक ठाक है, सीट उसमें मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, इस आधार पर चुनाव करते हैं। जाति के आधार पर ड्राइवर से जाके पूछते हैं, भैया आप पंडित जी हैं, आप बाबू साहब हैं, आप यादव जी हैं, तभी हम चढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं होता। तो आप जहां आप अपने जीवन का रिस्क है, वहां तो आप जाति को आधार नहीं बनाते। फिर चुनाव में ही ऐसा क्यों हो जाता है? जबकि चुनाव इस देश की, इस समाज की, नौजवान की, सबके भविष्य का निर्धारण करता है। लोकतंत्र में चुनाव से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। लेकिन इतने महत्वपूर्ण काम में हम जाति को आधार बना देते हैं। तो हम कितनी छोटी समझ के साथ चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो या उसके कुछ समर्थक हो, जो समझाते भी हैं फला क्षेत्र से लड़िए, वहां आपका जाति आधार बहुत अच्छा है। मैंने 10 साल पहले भी निर्णय लिया था, तमाम लोगों ने कहा कि जाति समीकरण के हिसाब से आप फिट नहीं बैठते। इस बार भी लड़ रहा हूं, कई लोगों ने कहा जाति समीकरण के हिसाब से आप फिट नहीं बैठते। मैंने कहा मैंने इसीलिए इस क्षेत्र का चुनाव किया। कोई बाधा तो है नहीं, मैं किसी और क्षेत्र से भी लड़ सकता था। आप लोगों के आशीर्वाद से सब जगह अपने संबंध हैं, सब लोगों के बीच अपनी एक छवि है। कोई ऐसा गलत काम किया नहीं 10 वर्षों की राजनीति में कि कहीं कोई कह दे कि नहीं आप
जिन जगहों पे उल्टे सीधे काम होते हैं उन गेट पे कभी भी नजर आया हूँ। 10 वर्षों में कोई नहीं दिखा सकता एक फोटो के लिए, लेकिन फिर भी मैं जातीय गणित के आधार पे जो मुफीद क्षेत्र हैं कभी मैंने उसका चयन नहीं किया, क्योंकि मुझे बदलाव लाना है। अगर मैं सर्व स्वीकार्य नहीं हूँ तो मुझे राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। अगर किसी को भी मुझसे डर लगता है, मुझसे भय लगता है, अगर किसी को भी मुझसे अपनापन महसूस नहीं होता है, तो मुझे इस देश में राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि आपने ये बताया कि जातिवाद आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसा आपके माइंड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें जब आप सदस्य चुन लिए जाते हैं तो उनका ये एक्सक्यूज रहता है जनता के सामने कि इसमें बजट का कोई प्रावधान नहीं रहता है, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं उनको सदस्य जो भी जिला पंचायत है वो उनको वोट करते हैं और वो चुने जाते हैं। तो क्या इनका रोल वोट करने के बाद में खत्म हो जाता है सर? इसमें कोई बजट का प्रावधान नहीं रहता कि वो जो जनता उनको वोट करती है वो अपेक्षा रखती है कि आप सदस्य हैं, आप हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, लेकिन फिर भी वो इस बात को जनता के सामने रखते रहते हैं और बचते रहते हैं। देखिए, एक बहुत व्यवहारिक बात है जी। कोई आम आदमी वो अपने जीवन में क्या चाहता है कि मुझे संघर्ष कम करना पड़े जी। तो संघर्ष कम करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? आप एक्सक्यूज ले लो जी। आप लोगों से कह दो कि भैया क्या करें बजट अध्यक्ष जी कि हम फेवर के नहीं है तो हमें बजट नहीं मिलता, हम सरकार के फेवर के नहीं हमें बजट नहीं मिलता। राज्य वित्त आयोग के कुल बजट का 40% केवल जिला पंचायत को आवंटित होता है। तो कोई बजटीय समस्या तो बहुत नहीं है। समस्या क्या होती है? विचारधारा की, संघर्ष की। आप संघर्ष करना नहीं चाहते, आप अपने अधिकार को उस तरीके से मांगना ही नहीं चाहते, और बिना मांगे तो कुछ मिलता नहीं। कहते ना बच्चा रोता नहीं तो उसे दूध भी नहीं मिलता। तो यहाँ तो आपको जनता के लिए एक चीज लानी है, वो भी दूसरे पाले से, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है लोग एक्सक्यूज लेते हैं। हाँ ठीक है, साधनों की सीमितता है, लेकिन उस सीमितता में भी आप दूसरों से बेहतर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी क्षमता पे निर्भर करता है। तो मुझे लगता है इतना संकट नहीं है जितना एक्सक्यूज लोग लेते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने जातिवाद की बात की, जातिवाद चुनाव में आज के टाइम में सबसे बड़ा हथियार बन गया। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रत्याशी हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, चुनाव में अपना रोल निभाता है। आप इसको तोड़कर कैसे आगे निकल पाएंगे सर? देखिए, आप मेरी पूरी टीम को देख लीजिए, जो मेरे साथ लग के जो मेरा समर्थन करते हैं, जिनका मुझे लगातार स्नेह मिलता है। आप मेरे पूरे राजनीतिक जीवन 10 वर्षों के जीवन में कहीं भी अगर रत्ती भर भी इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर दे कि मैंने जातिवाद की राजनीति की है, तो मैं आज ही अपनी प्रत्याशिता वापस लेके अपने घर चला जाऊंगा। मेरे चरित्र में ये नहीं रहा है और मैंने उसी को आधार बना के राजनीति में आने का प्रयास किया है। आप मेरे इर्द गिर्द, मेरे वातावरण, मेरे चरित्र में जो है, देखिए ये बड़ा लोकल चुनाव है। लोगों का नजरिया यह होता है कि वो पंडित जी हैं, वो बाबू साहब हैं, हम अपने बिरादरी रिपोर्ट करेंगे, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ हो, चाहे वो उनकी समस्या कुछ भी ना सुन के निराकरण करवा सके, लेकिन आप उनके दिल में कैसे घुसेंगे, कैसे उनसे वोट लेंगे, उनके नजरिया को कैसे बदलेंगे आप? इसका सबसे बड़ा माध्यम है आप लोग, सोशल मीडिया, आप जैसे नौजवान जो 10 वर्षों से जिनके संपर्क में मैं रहा हूँ। ये लोकल चुनाव है, बड़ा स्थानीय चुनाव होता है, जहाँ आप पैदा हुए, पले बढ़े, उसी एरिया के 2, 4, 5, 10 किलोमीटर की रेडियस में ही आपको ये चुनाव लड़ना होगा। वहाँ सामान्यतः लोग आपके चरित्र के बारे में, आपकी जीवनचर्या के बारे में अवगत होते हैं। तो मैं उसी विश्वास की पूंजी के साथ कि मैंने 10 वर्षों में ऐसा अपने जीवन में ऐसा कोई चरित्र का प्रदर्शन नहीं किया जिसमें जातिवाद की मुहर कहीं छाप हो, और उसी आधार पे मैं आज लोगों के बीच में हूँ। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ मेरे बारे में मुझे जानने वाले लोग बताएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, और अगर समझाया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि लोग ना समझ, लेकिन जब उस आधार पे कोई आता ही नहीं तो लोगों के पास विकल्प भी नहीं। लोग वोट मांगने ही जाति आधार पे जाते हैं प्रत्याशी कि भाई ये हमारी जाति का पूर्वा है, यहाँ ज्यादा फोकस करना है। मेरे साथ ऐसा न पहले रहा है न आज रहा है। पहले भी बड़ा स्नेह मिला मेरे पहले चुनाव में, इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने उसी चरित्र को लेके स्वयं के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में जाऊंगा और लोग जरूर समझेंगे। सर, इतनी सारी कमियां हैं, इसके अलावा आपके पास क्या इसका रेजोल्यूशन है? नहीं, देखिए, हमें अब चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है।
हम जितना बेहतर तरीके से और जितना ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे कि हमारा क्या विकासवादी एजेंडा है, समाज के प्रति किस तरीके से सामाजिक सौहार्द का क्या दृष्टिकोण हमारा है, अगर इन बातों को लेके हम जनता तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए तो लोग जरूर समझेंगे और सफलता मिलेगी। सर, आप परशुरामपुर चतुर्थ से प्रत्याशी हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए, तो जो भी आपको जनता सुन रही है आपके क्षेत्र की, उनके लिए उनके सामने आप क्या वादा कर रहे हैं सर इस इंटरव्यू के माध्यम से? देखिए, मेरा जो पहले था वही आज भी वादा है कि मेरे चरित्र में कभी जातिवाद, फरेब, भ्रष्टाचार इस सब का लेश मात्र नहीं मिलेगा। अगर मिलता है उसी दिन मैं जनता से अपील करूंगा कि मुझे इस राजनीतिक जीवन से वो संन्यास दिला दें। इसके बावजूद फिर भी मैं जनता से ये जरूर कहूंगा कि जो भी प्रत्याशी अंतिम समय तक आपके बीच आते हैं, एक बार उन सभी प्रत्याशियों का मूल्यांकन जरूर कर दें, गैर जाति आधार पे, योग्यता के आधार पे, चरित्र के आधार पे, मानवता के आधार पे, इन सारे दृष्टिकोणों से सभी प्रत्याशियों के बारे में एक समझ विकसित करें, सबकी तुलना कर लें। अगर उन सबों में उन्हें लगता है कि मैं बेहतर हूं तो मुझे एक अवसर प्रदान करें। अगर लगता है कि मैं इन सारी कसौटियों पर खरा नहीं उतर सकता हूं तो मैं नहीं कहूंगा कि मुझे ये अवसर दिया जाए। लेकिन अगर जरा सा भी लगता है कि औरों से बेहतर हूं, देखिए मैं पिछले 10 वर्षों में मैं जहां भी मिला, जिससे भी मिला, सबके मुखार बिंदु से एक आशीर्वाद मुझे मिला कि नहीं, लड़का तो ठीक है जी। तो अगर लड़का ठीक है तो मैं चाहता हूं कि एक बार उस लड़के को चेक तो करना। लड़का ठीक होगा तो इस चैप्टर को कंटिन्यू रखिएगा, लड़का ठीक नहीं होगा तो 5 साल बाद उस चैप्टर को सिलेबस से बाहर कर दीजिए, ये तो आपके हाथ में है ना। लेकिन अगर मैं ठीक हूं, मेरा चरित्र आपको लगता है कि मैं किसी को निराश नहीं करूंगा, किसी के मान सम्मान स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, तो एक अवसर मुझे मिलना चाहिए। दोस्तों, अभी तक आप सभी परशुरामपुर चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी श्रीमान अरविंद सिंह जी को आप सभी सुन रहे थे, जो कि हमारी आपकी इतनी लंबी वार्ता हुई। आपने इस पद की गरिमा क्या होती है, इस पद में आप रहते हुए क्षेत्र की समस्याओं को कैसे आप उसका निस्तारण कर सकते हैं, या आप इसमें कैसे जो जातिवाद फैक्टर होता है कैसे इसको दूर किया जा सकता है। क्योंकि आज के टाइम में जनता परेशान रहती है, वो कहती है नेता हमारा सुनते नहीं हैं, हमारे कामों को नहीं सुनते हैं, हमारे घर नहीं आते हैं, बहुत सारे आप ब्लेम करते हैं नेता के ऊपर, लेकिन अपनी जो कमियां होती हैं उसको जनता नहीं समझती है। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी के सामने ये अपील करना चाहूँगा कि इस बार जो पंचायत का चुनाव हो रहा है, इसमें आप सभी को धन बली बाहुबली इन सभी को छोड़कर आप एक ऐसे प्रत्याशी का चयन कीजिए जो आपके समस्याओं का निराकरण कर सके, आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहे। एक शिक्षित प्रत्याशी का चयन कीजिए, क्योंकि जब वो प्रत्याशी पढ़ा लिखा होगा तो आपके समस्याओं को समझेगा, आपके दुख सुख को समझेगा और उस समस्याओं को हर जगह वो उठाने का प्रयास करेगा और उसका निस्तारण करवाएगा। इसलिए यह फैसला मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि आप सभी, जैसा कि इसके पहले भी चुनाव होते रहे हैं, आप सभी ने जो भी प्रत्याशी आए उनका चुनाव किया, उनको चुने, उनके ऊपर ब्लेम लगाए, उनसे खुश हुए, नाराज हुए, हर प्रकार की परिस्थिति बनी। लेकिन अगर क्षेत्र में आपको कोई नया प्रत्याशी मिल रहा है तो उस पर भी आप सभी को एक बार अपना जरूर भरोसा करके और उनका चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हो सके आपको आपकी समस्याओं के बीच में एक तारणहार के रूप में आपको वही मिल जाए और आपकी परेशानी दूर हो सके। इसलिए मैं आप सभी के साथ इस अपील के साथ में आप सभी के ऊपर यह फैसला छोड़ता हूं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत